अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैबिनेट आवर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं नाजिया कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। आटे की कीमतों में कमी के लिए पंजाब हुकूमत को फौरी गंदम के इजरा की हिदायत। काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देने से मुताल्लिक पेशरफ पर ब्रीफिंग। फौजदारी कवानीन में तरमीम के हवाले से तजावीज़ की मंजूरी। स्पेक्ट्रम की फरोख्त के हवाले से पेशरफ से भी आगाह किया गया। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना की दियामिर भाषा डेवलपमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ की मंजूरी। मुल्क में आइंदा साल से 5G टेक्नोलॉजी का इजरा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक काबीना की निजकारी कमेटी के फैसले में तरमीम की इजाज़त। LNG की खरीदारी पर पेपरा कवानीन के कवायद के मुताबिक टाइम लाइन्स में कमी की तजवीज़ की मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। किसान को फसल की सही कीमत देने के लिए आड़ती का किरदार खत्म करके परचून की सतह तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी आएगी। कमजोर तबके को ज्यादा सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मलकियत के इदारों का खसारा, मेशत पर बोझ। निजकारी कमीशन के जरिए उन इदारों के बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सालाना 3,53,000 अफराद कैंसर में मुब्तला होते हैं। सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से सिर्फ 71,000 मरीजों को मुनासिब इलाज मुयसर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ब्रीफिंग। कैंसर की बरवक्त तशखीस और मुनासिब इलाज की सहूलियात दरकार हैं। मर्ज का खतरा कम करने के लिए आगाही पैदा करने और जल्द तशखीस की जरूरत है। सदर मुमलिकत। जुमेरात से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन न कराने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 24 में से 18 अजला में कोरोना के सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 1 जिले में कोरोना बंदिशें बदस्तूर बरकरार। पार्क और जिम मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे। चेयरमैन NCOC असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अफगान अबूरी हुकूमत की आलमी बिरादरी से सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन की अपील। अफगान अवाम के लिए इमदाद का ऐलान करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं। रकम अफगान बैंक के जरिए मुस्तहकीन तक पहुँचाई जाएगी। जो लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं वो जाने के लिए आज़ाद हैं। सरमायाकार अफगानिस्तान आएँ, उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की काबुल में मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने जानी। कैबिनेट आवर में खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए।
कैबिनेट आर में एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटे की कीमतों में कमी के लिए पंजाब हुकूमत को फौरी गंदम के इजरा की हिदायत की है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट को 10% एडहॉक और रिलीफ अलाउंस की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। वफाकी काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देने और स्पेक्ट्रम की फ़रोख्त के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि मौजूदा स्पेक्ट्रम की नीलामी में एक टेलीकॉम कंपनी ने हिस्सा लिया है। इजलास को बताया गया कि अगले साल मुल्क में 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें मुतअद्दिद कंपनियां दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। काबीना को बताया गया कि फौजदारी कवानीन में 644 तरामीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। काबीना ने तरामीम के हवाले से तजावीज़ की असूली मंजूरी देते हुए इन्हें काबीना कमेटी बराए कानून साजी को भिजवाने की हिदायत की। काबीना ने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी की शरह 7% से कम करके 2% करने का फैसला किया, जिससे बसों, ट्रकों और 1000 सीसी से छोटी गाड़ियों के सामान की कीमतों में कमी आएगी। काबीना ने FBR के डाटा सेंटर पर साइबर हमले के पेश नज़र डाटा सेंटर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदाम की तौसीक की। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 9 सितंबर के फैसलों की तौसीक की, जिनमें गंदम की दरामद के हवाले से तीसरे बैनुल-अक़वामी टेंडर का फैसला भी शामिल है। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम की खरीदारी में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आज़म साहब ने इस बात के ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जो हमारी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट थी उसको क्यों डिले हुआ, जबकि उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर इसमें अहकाम दिए थे। और साथ ही सूबों को, पंजाब को ये हदायत की गई है कि वो फौरी तौर के ऊपर गंदम की रिलीज़ के इक़दाम करे। और हमें उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की रिलीज़ शेड्यूल जो है वो आज या कल जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इंशाअल्लाह गंदम की कीमत में और उसके बाद आटे की कीमत में हम बतदरीज कमी आते हुए इंशाअल्लाह देखेंगे। वफाकी काबीना ने दयामिर भाषा डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ और पाकिस्तान स्टील मिल्स से मुताल्लिक़ काबीना की निजगारी कमेटी के फैसले में तरमीम की मंजूरी दी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को आटा समेत खाने पीने की बुनियादी अशिया की मुनासिब दामों दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इसी माह से टारगेटेड सब्सिडी देंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब और मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तफसील जानते हैं हसन तारिक भट्ट से। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके का समाजी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। ज़रई पैदावार में इज़ाफ़े और ज़राअत से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जो वीट है उसकी जो रिलीज़ प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी। इसी महीने से कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये कैश सब्सिडी मिलेगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमने कमोडिटी वेयर हाउस बनाने हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बनाने हैं, एग्री मॉल्स बनाने हैं, बीच में से आड़ती निकालते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा कि पहली मरतबा कोई हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई जो 40% इजाफा हुआ है आलमी सतह के ऊपर। पाकिस्तान में 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं, जो खुर्दनी तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ग्राम फरोशी के हवाले से पूरा मैकेनिज्म बनाया है। सूबों का डेटा प्राइसेस का कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स का भी कर रहे हैं और प्रॉपर जो है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को टास्किंग की गई है। मावने ख़ुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि खाने पीने की बुनियादी अशिया की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 9.5 किलो मंथली एक बंदा आटा खाता है, तो जितने उसके घर के अफराद होंगे, पिछले साल आटा था 43 रुपीज़ और इस साल आटा फर्ज करो बनता है 55 रुपये पर किलो, जो 12 रुपये का डिफरेंस होगा पर केजी का, तो ये आलमोस्ट कोई 120 रुपये पर पर्सन आटे की मद में मिल जाएगा। दालें हैं और घी है, इसमें चीनी है और आटा, वो दिसंबर तक हम चारों की प्राइस कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि माशी बहाली के हुकूमती इक़दाम के मस्बत नतीजे आ रहे हैं। माशी तरक्की के नतीजे में आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा होगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कैंसर से मुतालिक आगाही और जल्द तशख़ीस से मर्ज़ के ख़तरात कम करने में मदद मिलेगी।
इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कैंसर के मरज़ में इजाफा हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए बरवक्त तशखीस और इलाज की मुनासिब सहूलियात ज़रूरी हैं। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 3,53,000 अफराद कैंसर के मरज़ में मुब्तला होते हैं, जिनमें से सिर्फ 71,000 को मुनासिब इलाज की सहूलत मुयस्सर है। शुरका को बताया गया कि कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मरीजों को बिला मुआवजा इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करता है। सदर मुमलिकत ने इदारे की जानिब से बिला मुआवजा इलाज के इक़दाम को सराहा। चेयरमैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल में कमी आ रही है, ताहम अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में कोरोना मरीजों का दबाव है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि जुमेरात से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। इसी बारे में तफसील जानेंगे हुमा इकबाल से। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि मुल्क भर में 24 में से 18 अजला में कोरोना सूरत हाल में बेहतरी आई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 6 अजला में 22 सितंबर तक बंदिशें कायम रहेंगी। इन अजला में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बनू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पार्क और जिम मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे। आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे तक कर दिया गया है। इन 6 अजला के अंदर 22 तारीख तक ये जो ज़्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे और इनकी क्लासेस जो हैं वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि हुकूमत 200 अरब रुपए मालियत की वैक्सीन फराम कर रही है। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन न कराने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इज्तिमाई की बजाय इनफरादी बंदिश लगाएगी। उमूमी तौर पे कारोबार की बंदिशों की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन वो शख्स जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है वो क्या क्या काम कर सकता है उसके ऊपर बंदिशें लगती जाएंगी। मुल्क के अंदर हज़ारों वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, हज़ारों मोबाइल वैक्सीनेशन टीम घूम रही हैं। अगर इसके बावजूद भी लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए हम बंदिशें बढ़ाते चले जाएंगे। असद उमर ने कहा कि कोरोना के हवाले से खतरा अभी मौजूद है। अवाम कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो और जिंदगी मामूल पर आए। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सनत व पैदावार के वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने अपने ताजिक हममनसब के साथ वर्चुअल इजलास में वजीर आज़म इमरान खान के आइंदा मुतवक्के दौरा ताजिकिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया। इजलास में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सनती शोबे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कानकनी और अद्वियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। खुसरो बख्तियार ने कहा कि पाकिस्तान के सनती शोबे ने नुमायां तरक्की की है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ताजिक वज़ीर सनत ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद है। ताजिकिस्तान में कोयले, नायाब मादनियात और तांबे की कानकनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ।
جو تباہ ہوتا ہے پرائم منسٹر وزیر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. ہر سال غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور میفیئر کی طرح فلیٹس میں. پنجاب کی اینٹی کرپشن انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. بریک کے بعد کیبنٹ آر میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق فخر امام نے کہا ہے کہ کشمیر اور جونا گڑھ بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہیں. دونوں ریاستوں کے عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے لیکن بھارت زبردستی ریاستوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے. اسلام آباد میں مسلم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام جونا گڑھ ریاست سے متعلق منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فخر امام نے کہا کہ بر صغیر کی تقسیم کے وقت بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی لیکن بھارت نے ان پر زبردستی قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو داد دوں گا جنہوں نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز بلند کی اور اب جونا گڑھ سے متعلق بھی پاکستان عالمی سطح پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک میں صحت، تعلیم اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ملتان میں شہر کی ترقی اور سیاسی اور انتظامی امور کے مشترکہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے جنوبی خطے کی ترقی کے لیے اربوں روپے کے فنڈز فراہم کیے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کڈنی سینٹر میں ٹرانسپلانٹ کا کامیابی سے آغاز ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے رول آف بزنس منظور ہو چکے ہیں. سیکریٹریٹ سے اس خطے میں ترقی کا سفر تیز ہوگا. وزیر خارجہ نے اراکین اسمبلی پر زور دیا کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ضلعی محکموں کو بھرپور معاونت فراہم کریں. چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات فیصل جاوید نے کہا ہے کہ جعلی اطلاعات آج بڑا چیلنج بن چکی ہیں. پیشہ ورانہ صحافت کے فروغ کے ذریعے جعلی خبروں سے نمٹنا ہوگا. اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اطلاعات کا نظام یک طرفہ اور متنازع ہو چکا ہے. بہتان تراشی کے تدارک کے لیے قوانین کی مضبوطی ضروری ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ جعلی خبروں کی نشاندہی کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آزادی اظہار پر کامل یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم آزادی صحافت پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے منشور میں درج ہے کہ ہم بھرپور آزادی کے حامل میڈیا کے حامی ہیں. میڈیا ذمہ دارانہ صحافت یقینی بنانے کے لیے خود اپنے لیے قواعد وضع کرے گا. کیبنٹ اور میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. عالمی برتری کے لیے قوموں کے درمیان بنتے بگڑتے اتحاد ہوں یا پھر عالمی دنیا میں معاشی مفادات کی جنگ، سائنس و ٹیکنالوجی کی اس حیرت کا دل یہ جاننا بھی ضروری ہے کون نکل گیا آگے اور کون رہ گیا پیچھے. نت نئی ایجادات ہماری دنیا کو کس طرح سے تبدیل کر رہی ہیں؟ کیا موسمیاتی خطرات دنیا کو کر پائیں گے متحد یا پھر صنعتی دوڑ اسی طرز پر رہے گی جاری؟ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسماء اقبال.
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोन, और इसी मुताल्लिक आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन किया है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान आपको बताते चलें कि अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, और इस टेलीफोनिक राबते में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस के सदर का टेलीफोन आया है और इस टेलीफोनिक राबते के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम उमूर पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है अब से कुछ देर पहले। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे हारून इलाही तूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हारून, आगाह कीजिएगा किन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई है इस टेलीफोनिक राबते में? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान ये गुज़श्ता एक माह के दरमियान दूसरा अहम तरीन राब्ता है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की ताज़ीन सूरत हाल, दो तरफ़ा तावन और शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर बाहमी तावन पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने रूस के सदर के साथ गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम जो है वो इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए बेहद अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद जो है उसकी ज़रूरत पर भी जोर दिया और साथ ही साथ कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है उससे बचने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस के सदर के साथ गुफ्तगू में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान के मामले में इंगेज रहे। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो उन्हें इस वक्त जो मुश्किल की इस घड़ी है इसमें आलमी तावन दरकार है। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू में दो तरफ़ा तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया और साथ ही साथ मुस्तक़बिल में बाहमी राब्ते जो है उनको करीबी सतह पर जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। जी, गुज़श्ता एक माह के दौरान दूसरा अहम राबता है दोनों रहनुमाओं के दरमियान। इससे मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे हारून इलाही तूर। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इससे मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हारून इलाही तूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अज़ान मग़रिब सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ब्रेक के बाद कैबिनेट आर में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ हम खबर से आपको आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लिमा है। उन्होंने कहा है कि शख्सियात पर गलतियों में मुबर्रा नहीं होती और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर की जाती है, उनके इदारे पर नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं है तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखा जाए। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा है कि मदद का ऐलान करने वाले तमाम ममालिक का खैर मकदम करते हैं। रकम अफ़गान बैंक के ज़रिए मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाएगी। काबुल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद सियासी अज़ाइम और मक़ासिद के साथ मशरूत नहीं करेगी। जिन आलमी इदारों ने अफ़गानिस्तान में अपने मनसूबे नामुकम्मल छोड़ें, उन्हें चाहिए कि वो मनसूबे मुकम्मल करें, भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने ताजर और सरमायाकारों से दरख्वास्त की है कि वह अपने कारोबार शुरू करें और ख़ुद भी मुनाफा कमाएं और आवाम को भी फ़ायदा दें। मौलवी अमीर मुत्तकी ने कहा है कि कोशिश होगी कि बैरून मुल्क मुक़ीम मुहाजिरीन अपने मुल्क वापस आ जाएं और मुल्क के अंदर बेघर अफराद को भी अपने इलाकों और घरों में आबाद करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा कि हमारी अबूरी काबीना में अफ़गानिस्तान की तमाम कौमों की नुमाइंदगी मौजूद है। तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं और इस हकीकत को सब ने तस्लीम कर लेना है। आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान और अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात हुई है और पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान ने अपने ट्वीट में बताया कि मुलाकात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने, इंसानी इमदाद में सहूलत बढ़ाने और अवामी राबतों के हवाले से तबादला ख़याल किया गया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी रशीद सहाफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और रशीद साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर भी की है। अफ़गानिस्तान की तामीर व तरक्की में आलमी इदारों और बाकी ममालिक को ऑन बोर्ड लेने के लिए बात की गई है।
अफगानिस्तान की सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त को आप किस तनाजुर में देखते हैं? जी, अफगानिस्तान की सूरत हाल बज़ाहिर हमें लग रहा है कि जो हुकूमत साजी का जो मकसद था, तालिबान अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें गर्ची मुश्किलात है, इक़्तिसादी मुश्किलात है, माली मुश्किलात है, इंतज़ामी मुश्किलात है, लेकिन आज जो आमिर खान मुत्तकी साहब ने कॉन्फ्रेंस की वज़ारत ख़ारजा को देख रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, उसमें भी इस जानिब उन्होंने इशारा किया, अपनी मुश्किलात के बारे में बताया, अपनी तरजीहात की जहत भी हमें बताई, और इमदादी इदारे और जो अमीर ममालिक है उनसे इमदाद के हवाले से भी उनकी अपील सामने आई है। अफगानिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इक़्तिसादी बहरान है। वहाँ पे अद्वियात की कमी है, वहाँ पे खुराकी अशिया की कमी है, वहाँ पे जो कुछ दफातर जो सरकारी हैं वो उसमें मामूलाती ज़िंदगी बहाल नहीं हुए हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है और ज़ाहिर है कि उमूरी सल्तनत के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, पहले तो टीम होनी चाहिए और उसके बाद वसाइल। तो अफगानिस्तान में वसाइल की कमी है, और आमिर खान मुत्तकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है काबुल में, तो उसका भी लबे-लबाब यही था कि तालिबान की हुकूमत दुनिया के साथ चलना चाहती है। पड़ोसी ममालिक का उन्होंने जिक्र किया, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का और चीन का, इस तरह कतर और यूएई और तुर्की का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और बाकी ममालिक से भी उन्होंने अफगान हुकूमत का साथ देने का उन्होंने मुतालबा किया है। आप जिस तरह कह रहे थे कि इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पे शुरू हो चुकी है, लेकिन वो बहुत कलील है। जिनीवा में जो कल कॉन्फ्रेंस हुई अक़वाम मुत्तहिदा के छतरी के नीचे, ऐलानात तो हुए हैं, $1 अरब से ज़्यादा इमदाद देने के लिए मुख्तलिफ ममालिकों ने अफगानिस्तान के लिए देने की पेशकश की है, लेकिन जब तक ये इमदाद बाकी अफगानियों को मुंतकिल नहीं होगी तब तक मसाइल बरकरार रहेंगे। और तालिबान की भरपूर कोशिश है कि सफारती ताल्लुकात ममालिक के साथ, जो आस पास के ममालिक हैं उनके साथ बहाल करे, और आलमी बरादरी को बावर करवाए कि तालिबान ने जो वादे किए थे दोहा मुआहिदा और इसके बाद अक़वाम आलम के साथ, तो उनकी तरफ उनकी पेश कदमी हो सके, और बावर करवाना चाह रहे हैं कि तालिबान दुनिया के साथ ही चलना चाहते हैं। जी अच्छा, रशीद साफ़ी साहब, हमने देखा कि जो आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, उसमें मईशत के हवाले से काफ़ी तफसीली बात उन्होंने की, और जो ताजर बिरादरी है या जो सरमायाकार हैं उनको ख़ास तौर पर उन्होंने दावत दी है कि वो आएँ और अफगानिस्तान में सरमायाकारी करें, ख़ुद भी अपना बिज़नेस बढ़ाएं और साथ साथ वहाँ के जो अवाम हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ। इस हवाले से बताइएगा कि क्या समझते हैं कि कैसा स्टांस है इस वक्त ये अबूरी हुकूमत का, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जो नामुकम्मल मंसूबे हैं जिन ममालिक के या जिन इदारों के, उन मंसूबों को मुकम्मल करें, वो आकर इसमें भी भरपूर तावन करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस स्टांस को? जी, आमिर खान मुत्तकी जो कह रहे थे उसमें बुनियादी बात उन्होंने की तिजारत के हवाले से, सनत के हवाले से, अफगानियों से, अफगान सरमायाकारों से उन्होंने अपील की जो मुल्क से बाहर हैं और जो मुल्क के अंदर, उनसे वो कह रहे थे कि वो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू करे, और तमाम वो यकीन दिला रहे थे तालिबान की तरफ से कि तिजारती और सनती शोबे को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये जो कुछ और बातें की कि अफ़गानिस्तान जो है एड से मुस्तकिल एड नहीं चाहिए, इन्हें अफ़गानिस्तान की तरजीह ट्रेड भी है, तिजारत भी है। और अमेरिका से शिकवा किया आमिर खान मुत्तकी ने कि इनखिला के टाइम पे, अमेरिकी अफवाज के इनखिला के दौरान तालिबान ने भरपूर मदद फराहम की थी और अपने वादे की पासदारी की थी, लेकिन जवाब में अमेरिका ने जाते जाते काबुल एयरपोर्ट को भी नाकारा बनाया, और फिर अपने दबाव के तहत आलमी इदारों पे दबाव डाल के अफगानिस्तान के माली असासे भी मुंजमद किए। तो उन्होंने कहा कि ये एक किस्म से एहसान फरामोशी सामने आई है अमेरिका की तरफ से, और वो मुतालबा कर रहे थे कि अमेरिका और जो आलमी बैंक है और इस तरह बाकी मालियाती इदारे हैं वो अफगानिस्तान के मुंजमद असासी बहाल करे। तो बहुत तफसील से उन्होंने सफारती ताल्लुकात और तिजारती और सनती ताल्लुकात के हवाले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। ऋषि साहब, आपसे जानना चाहूँगा अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है वो कितना खुश आइंद है, स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में?
جی یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، لیکن یہ زمینی حقائق کے تھوڑا سا یہ جو بیان مجھے اس کے خلاف لگ رہا ہے۔ اس وقت حالات طالبان قیادت تو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات پرسکون ہے، لیکن افغان عوام کا اعتماد ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے ابھی بدستور کافی کام کرنا پڑے گا عبوری کابینہ کو، اور افغان مہاجرین خصوصی طور پر جو پاکستان میں ایک بڑی تعداد موجود ہے، ایران میں موجود ہے اور ترکی میں موجود ہے، یہ مہاجرین تب ہی جانے کے قابل ہوں گے جب عبوری حکومت وہاں پہ موجود پہلے سے موجود افغانیوں کے مسائل حل کرنے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر یہی ہوگا کہ جو غریب الوطن مہاجرین ہیں اگر ان کے اپنے وطن میں امن و امان قائم ہوگا اور وہاں پہ اتنے وسائل اور اتنے مواقع موجود ہو تو یہ لوگ خود واپس اپنے وطن جانے کے لیے کی ترجیح بن جائے گی ان کی۔ لیکن ابھی میرے خیال میں یہ وقت ابھی بہت نزدیک نہیں ہے، لیکن طالبان جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا اور وہ یہ اس پہ باور ہمیں کروانا ہوگا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے ملک سے مزید لوگ باہر نہ نکلے، وہ ہجرت نہ کرے، اور جو آلریڈی مہاجرین ہیں وہ جلد از جلد اپنے وطن کو واپس لوٹے۔ بالکل ہم ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں، یقیناً ہمیں ایک اچھی امید کرنی ہے۔ اور رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی ہیں اور نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے۔ بہت تفصیلی گفتگو کی انہوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں اب کچھ بات کریں گے، مزید خبروں کو بھی شامل کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع تورخم گیٹ کے راستے کو آمد و رفت کے لیے ایک بار پھر سے کھول دیا گیا ہے اور رابطے بحال کر دیے گئے ہیں۔ سرحد کھلنے سے پاکستانی مزدور پاکستان واپس آ سکتے ہیں اور پاکستان میں موجود افغان شہری اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ کرونا سپیس کے تحت 16 جون سے تورخم کے راستے آمد و رفت کو محدود کر دیا گیا تھا۔ اور کرونا کے حوالے سے یہاں پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 78 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 47,419 ٹیسٹ کیے گئے۔ ان میں سے 2,580 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 5.44% رہی۔ ملک بھر میں کرونا وبا کے خلاف اس وقت ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور گزشتہ روز پورے ملک میں 10,04,868 جبکہ مجموعی طور پر 6,95,12,007 ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے وفاقی وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے کہا کہ کلائمیٹ چینج سے صوبہ بلوچستان بھی متاثر ہوا ہے اور صوبے کے بیشتر اضلاع خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے گرین اینڈ کلین پاکستان کے ویژن کو ہم سب نے مل کر آگے بڑھانا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے مختلف سرکاری اداروں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا ہے اور ای پے کے ذریعے 40 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کرنے کے ساتھ 55 لاکھ لوگوں کو مستفید کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں ملکی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے بتایا کہ اب مختلف قسم کی ٹیکسیز اور گاڑیوں اور پراپرٹیز کی ٹرانسفر، ٹریفک چالان کی ادائیگی، اداروں کی رجسٹریشن ای پے کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ تقریباً 20 شعبوں میں ای پے کے ذریعے خدمات سے شہریوں کے قیمتی وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پنجاب ڈیجیٹل ترقی کے دور میں داخل ہو گیا ہے اور اب سرکاری اداروں میں خدمات کے حصول کو آسان بنایا گیا ہے اور لوگوں کو سرکاری اداروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس کو سیکریٹری بلدیات نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد اور اس حوالے سے درپیش مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے الیکشن کمیشن میں ہونے والی اس سماعت میں بلوچستان حکومت کا موقف پیش کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 72 نئی میونسپل کمیٹیاں اور 24 نئی میونسپل کارپوریشنز بنے گی۔ گوادر، تربت، ہب، خزدار اور چمن کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا جائے گا۔
اس اقدام سے عوام کو نچلی سطح پر ریلیف فراہم ہو سکے گا۔ ناظرین، پاکستان بیت المال فلاحی ادارے، سبا ٹرسٹ اور غیر سرکاری ڈونرز تنظیم CDRS کے درمیان پناہگاہوں میں تعاون کا سمجھوتہ طے پایا گیا ہے۔ تفصیل جانیں گے فہد عزیز سے۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی میں قائم پناہ گاہ میں ہونے والی تقریب میں پاکستان بیت المال کے MD ظہیر عباس کھوکر اور ڈونر تنظیم CDRS کے نمائندے ڈاکٹر ٹاٹ شیعہ نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ سمجھوتے کے تحت ڈونر تنظیم پناہ گاہ کو گوشت اور خوراک فراہم کرے گی۔ اس موقع پر پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے تنظیم کے نمائندے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا غریب افراد کو سہولت فراہم کرنے کا یہ عظیم منصوبہ ہے۔ This is all a great initiative and I would like to appreciate you again and also thank you for the great services for the people of Pakistan. غریبوں کے لیے اور نادار لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ ایک وہ پروگرام ہے جس پہ ان کو ہم نائٹ سٹے دیتے ہیں اور پلس ان کو کھانا دیتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم کے نمائندے ڈاکٹر ٹاٹ شیعہ نے کہا کہ ان کی تنظیم پاکستان میں سماجی اداروں کو تعاون فراہم کر رہی ہے۔ We build schools, we have water projects, we take care of orphans, we even have an animal welfare program. So we have a lot of experience in the field, and with Beit al-Mal, a distinguished organization that has thousands of people working and they're working in grassroots level all over Pakistan. تحریک انصاف کی حکومت کا پناہ گاہوں کا منصوبہ فلاحی ریاست کا خواب پورا کرنے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ ریاست مدینہ کی طرز پر غریب افراد کی مدد وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے اور پاکستان بیت المال اس تصور کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے احساس پروگرام کے تحت ون ونڈو آپریشن کا دائرہ کار تحصیل کی سطح تک بڑھانے کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس کنوینر ریاض فتیانہ کی سربراہی میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ احساس پروگرام کا کل بجٹ 250 ارب روپے جبکہ انتظامی اخراجات 4 ارب روپے ہیں جو 1.69% بنتا ہے، جبکہ پاکستان بیت المال کا بجٹ 6.5 ارب روپے ہے اور انتظامی اخراجات 24% ہیں۔ کمیٹی نے پاکستان بیت المال کی گرانٹس میں فوری اضافے کی سفارش کے ساتھ انتظامی اخراجات کم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جانب سے لیز پر حاصل کردہ ایئر بس طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ PIA نے ٹینڈر کے ذریعے 2 طیارے حاصل کیے ہیں۔ دوسرا طیارہ کچھ دنوں تک پاکستان پہنچ جائے گا۔ یہ دونوں طیارے 2017 ساخت کے ہیں۔ کرونا وبا اور عالمی ہوا بازی کے حالات کے باعث PIA گزشتہ 2 سالوں سے طیارے حاصل نہیں کر سکا۔ ان طیاروں سے PIA اپنے مہمانوں کو بہتر اور آرام دہ سفری سہولیات مہیا کرے گا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے طیارے کے حصول پر خصوصی طور پر PIA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور وزیر ہوا بازی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ رخ کریں گے ہم مقبوضہ وادی کا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کو کمزور کرنے کے لیے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیری عوام کے قتل عام کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کشمیریوں کے اس ناقابل تنسیح حق خود کی ضمانت اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں میں انہیں دی گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جب قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں کسی بے گناہ کشمیریوں کو نہ شہید کیا جاتا ہو، جو کہ مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی نسل کشی کی منظم کارروائی کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ روز راجوری میں کشمیری نوجوان کی شہادت کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 428 ہو گئی ہے۔ پیس اینڈ کلچر ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں جنگی جرائم کے علاوہ نہتے کشمیریوں کی نسل کشی، ظلم و تشدد اور جبری گمشدگیوں میں ملوث 1128 بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی فہرست اپنے ڈوزیر میں شامل کر کے مودی کی فسطائی حکومت کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مشال ملک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے ڈوزیر نے مقبوضہ وادی کشمیر میں جاری جنگی جرائم کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہمیشہ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز
बुलंद की है। मिशाल मलिक का कहना था कि मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। ताहम उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल पर आलमी बिरादरी और इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, जिससे इनके दोगलेपन की अक्कासी होती है। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को फौरी इक़दाम करने चाहिए और भारत से सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 782वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा है। इस दौरान मुल्क भर से आए हुए ज़ायरीन ने मज़ार पर हाज़िरी देकर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया से अक़ीदत का इजहार किया। उर्स के तीसरे रोज़ सजादा नशीन वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इख्तितामी दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। कोरोना सूरत हाल में SOPs के पेश नज़र दूसरे रोज़ भी ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं किया गया। मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उर्स के मौके पर 15 सितंबर को ज़िले भर में मुकामी तातील का ऐलान किया गया है। कैबिनेट आवर में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कैबिनेट आवर में आप कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। जी हां, आपको बताएं कि वनडे क्रिकेट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की भरपूर तैयारी जारी है और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम से। वनडे सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की तैयारियां जारी हैं। आज मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तीसरा प्रैक्टिस सेशन है। पहले रोज़ पाकिस्तान ने इंटर स्क्वाड मैच खेला, जबकि गुज़िश्ता रोज़ खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस की, जिसमें स्टंप हिटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। न्यूजीलैंड की टीम भी ग्राउंड के उस तरफ जो है वो अपनी नेट प्रैक्टिस जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड का पहला सेशन हुआ और उन्होंने यहाँ की कंडीशन से हम आहंग होने के लिए जो है वो ज़्यादा मशक़ें की हैं। न्यूजीलैंड की जो टीम है इसके हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो ये एक बिल्कुल नई टीम है और इनके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस जिन्होंने प्लेयर्स ने दी है वो इस स्क्वाड में शामिल हैं। टॉम लैथम जो है वो इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। इनके रेगुलर कैप्टन केन विलियमसन जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। ये वही टीम है जो इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेल के आई है और वहाँ पर 3-2 से जो है वो सीरीज़ हार गई थी। लेकिन पाकिस्तान को इस टीम को हल्का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की जो सेकंड स्ट्रिंग टीमें थी उनके खिलाफ मैचेस खेले और उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया था। वनडे सीरीज़ के आगाज़ जो है वो 17 सितंबर से होगा। पिंडी स्टेडियम में टॉस 2 बजे होगा, 2:30 बजे मैच शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच जो है वो 19 सितंबर और तीसरा मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा। जिसके बाद दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का रुख करेंगी, जहां पर 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेली जाएगी। और शायकीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 25% शायकीन को स्टेडियम आने का जो है वो इजाज़त दी गई है और इसका मतलब है कि पिंडी स्टेडियम में 4500 के करीब जो है वो फैंस आ सकते हैं, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में 5500 के करीब जो है वो फैंस वो स्टेडियम में अपनी एंट्री दे सकते हैं। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम 5 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी और PCB के मुताबिक T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस रवां साल नवंबर और दिसंबर में शेड्यूल हैं। जी हां, T20 मुकाबले 19, 20 और 21 नवंबर को ढाका में खेले जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच चिटागांग में 26 से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। दूसरा टेस्ट मैच 4 से 8 दिसंबर तक ढाका में खेला जाएगा और ये दोनों मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे।
नाज़रीन, इसी के साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त अपने इख्ताम को पहुंचा। अली जन्नत, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।